एपिसोड 103 अनन्या का अरशद को सेड्यूस करना। अनन्या वॉशरूम में थी और अरशद उसके इंतजार में बाथरूम के दरवाजे को देख रहा था। कहीं ना कहीं वो अनन्या के मन की बात को समझ रहा था। वो आगे भी बढ़ना चाहता था पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसे पीछे हटना पड़ता। अनन्या की एक छोटी सी चीख, उसकी आंखों के आंसू उसे कमजोर कर देते थे, फिर भले ही वो किसी भी वजह से क्यों ना आए हो। कई बार उसने अकेले में इस बारे में सोचा था, आखिर कब और कैसे अनन्या जिम्मेदारी से अब वो उसकी शान बन गई, वो खुद भी समझ नहीं पाया। अब तो आलम ऐसा था, अनन्या की एक छोटी सी चोट उसे तकलीफ देती, वो प्यार की हदों से आगे निकल आया था। शायद इतना कि उसकी हर एक बात में अनन्या शामिल हो चुकी थी। इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में उदासी छा गई। वो कभी खुद को इतना वीक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक लड़की ने उसे पागल कर दिया था, इस हद तक कि उसके लिए वो अपने खुद के परिवार के खिलाफ जाने से भी नहीं चूका। लेकिन वो यह सब क्यों सोच रहा था? जो होना था वो बहुत पहले ही हो चुका था। भले ही उसके पास पैसा और पावर था, पर वो वक्त को नहीं बदल सकता था। इसी के साथ उसने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर कमरे से बाहर अपने स्टडी रूम में चला आया। वहीं बाथरूम में अनन्या दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी थी। जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कुछ झुंझलाई सी वो बोल पड़ी, अरशद ने अभी तक मुझे बाहर आने को क्यों नहीं कहा? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? उसने दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे अरशद कहीं नजर नहीं आया। अरशद कमरे में नहीं है, फिर कहाँ है? कहीं वो मुझे इस हालत में छोड़कर स्टडी रूम में तो नहीं चला गया? इस ख्याल से ही अनन्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने कपड़े पहने और स्टडी रूम की ओर बढ़ चली। जैसे कि उसने सोचा था, अरशद स्टडी रूम में ही था। उसने जोर से दरवाजे पर नॉक किया। शायद अरशद को उसके आने की उम्मीद थी। उसने बिना सिर ऊपर किए ही अनन्या को अंदर आने को कहा। अंदर आ जाओ। अनन्या पैर पटकते हुए कमरे में दाखिल हुई और जाकर अरशद के सामने खड़ी हो गई। फिर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? अरशद का जवाब आया। अनन्या रुकी, फिर एक लंबी सांस भरकर उसने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। बाहर? अरशद को कुछ याद आया। उसने अनन्या की तरफ रुख करते हुए पूछा, क्या तुम साध्वी की सगाई में जाने की बात कर रही हो? यह सुन अनन्या कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था उसने कितनी देर इस बारे में सोचा था। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो अरशद से इस बारे में कैसे बात करेगी, लेकिन हर बात की तरह इस बार भी अरशद को पहले से ही सब पता चल चुका था। अगर यह पहले की बात होती तो वो खामोशी से हाँ में सिर हिला देती, मगर जब से उसे अरशद के एडी होने की बात पता चली थी, उसने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया था। शक भरी नजरों से अरशद को देखते हुए वो सोचने लगी, अरशद को यह बात भी पता है? कहीं ऐसा तो नहीं अरशद ने मेरे अंदर कोई डिवाइस अटैच करवाया है? तभी तो उसे मेरी हर बात कहने से पहले ही पता चल जाती है। अनन्या को सोच को विराम देते हुए अरशद ने उसकी नाक को दबा दिया। दर्द और हैरानी से अनन्या ने अरशद को देखा जो जस्ट उसके सामने था। अरशद ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा? एक बार फिर अपनी चोरी पकड़े जाने पर अनन्या भोली सी सूरत बनाकर अरशद से कहा, तो मैं और क्या सोचती? तुम्हें हर बार मेरे मन की बात जो समझ आ जाती है, जैसे अभी तुमने पता कर लिया मैं क्या सोच रही हूँ। थोड़ी प्राइवेसी भी तो मेरी लाइफ में होनी चाहिए ना, जैसे तुम्हारी लाइफ में है। उसकी बात से राजी होते हुए अरशद ने कहा, बात तो सही है, पर यह तो तभी मुमकिन होगा जब तुम खामोशी से सोचना शुरू करोगी और थोड़ा बहुत ध्यान अपने आसपास के माहौल पर भी रखोगी। अनन्या को समझ आ गया, जरूर किसी ने उसके और साध्वी के बीच हुई बात को सुन लिया था और उसने अरशद को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब जब बात सामने आ ही गई थी तो उसके लिए भी अरशद से बात करना आसान हो गया था। उसने कहा, तो मैं क्या जा सकती हूँ? इस पर अरशद ने सीरियस होकर पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? अनन्या ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, इसलिए उसे जवाब देने से पहले और सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, हाँ मैं जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? अनन्या ने उम्मीद की आस में अरशद को देखना शुरू कर दिया। जवाब देने से पहले अरशद कुछ पल खामोश रहा, फिर अपनी शेर की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। अनन्या ये सुनकर खुश हो गई। तभी अरशद ने कहा, अब जाकर डिनर कर लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। इस पर अनन्या ने पूछा, क्या तुम डिनर नहीं करोगे?
अरशद ने कहा, मुझे भूख नहीं है और अपने काम में लग गया। ऐसा बहुत कम बार हुआ था जब अरशद ने उसे अकेले डिनर करने को कहा हो, लेकिन उसने अरशद को नहीं मनाया और चुपचाप वापस कमरे में आ गई। मेड ने आकर उसे डिनर के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन पहले ही सोने की वजह से उसे नींद भी नहीं आई तो वो फ़ोन चलाने लगी, मगर कुछ ही देर में वो बोर हो गई। उसको फ़ोन में भी कुछ खास नहीं था। अचानक से उसे कुछ समझ आया और उसका चेहरा चमक उठा। साध्वी अशोक अंकल के दोस्त की बेटी है। उसके सभी फंक्शन की ज्वेलरी भी एसके ग्लोबल बना रहा है। ऐसे में ऐसा हो नहीं सकता कपूर परिवार साध्वी की सगाई में शामिल ना हो, और खुद साध्वी ने बताया था ईशान उसके कांटेक्ट में हमेशा से रहा है। इसका मतलब साध्वी श्रुति को जानती है। गॉड, मुझे यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। मैं पहले ही साध्वी के जरिए श्रुति से बात कर लेती। अनन्या ने देर नहीं की और उसी वक्त साध्वी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ और साध्वी की तेज आवाज अनन्या के कानों में पड़ी। अनन्या, अब यह मत कहना तुमने सगाई में आने से मना करने के लिए कॉल किया है। देखो, मैं नहीं जानती तुम यह कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें मेरी सगाई और शादी दोनों में शामिल होना पड़ेगा। अनन्या ने साध्वी की बात खत्म होने का वेट किया। जब साध्वी चुप हो गई तब उसने कहा, मैं आ रही हूँ। क्या कहा तुमने? दूसरी तरफ से साध्वी अविश्वास से पूर्ण आवाज आई। उसे लगा शायद उसी ने कुछ गलत सुन लिया था। कंफर्म करने के लिए साध्वी ने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? तुम आ रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? तो अनन्या ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं सुना। मैं सच में आ रही हूँ। मैंने अरशद से इस बारे में बात कर ली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ, कहो। तो अनन्या ने कहा, तुम श्रुति को जानती होगी, ईशान की फ्रेंड, रिवांश मेहरा की सिस्टर। साध्वी ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, पर तुम्हें उससे क्या काम? साध्वी का यह पूछना लाजमी था, क्योंकि आज से पहले अनन्या ने कभी उससे अपने और श्रुति के बॉन्ड के लेकर कोई बात नहीं की थी, जबकि साध्वी ने कई बार उससे ड्रग्स को लेकर सवाल किया था और हर बार अनन्या ने यह कहकर बात टाल दी थी कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। ईशान के बारे में बात करते हुए भी उसने सिर्फ उनके एक कॉलेज में होने की बात बताई थी। उसके पूछने पर अनन्या ने उसे बताना शुरू किया, श्रुति मेरी फ्रेंड है। तुम इंडिया में नहीं रहती थी, इसलिए तुम्हें रिवांश और अरशद की फ्रेंडशिप के बारे में नहीं पता। मेहरा फैमिली से मेरा कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा से मुझे प्यार दिया है। पर इन 3 सालों में रिवांश और अरशद के बीच बहुत दूरी आ गई है। वैसे तो रिवांश अक्सर मुझसे मिलने आता है, पर उसने कभी श्रुति के बारे में नहीं बताया। मैं बस एक बार श्रुति से मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ वो कैसी है। क्या तुम उसे अपनी सगाई में इन्वाइट कर सकती हो? ईशान के जरिए ही सही। साध्वी को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने तुरंत उसकी बात मान ली। फोन रखने के बाद अनन्या ने उस रात को याद किया। श्रुति और माया उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। काश मैंने उनकी बात मान ली होती, शायद आज यहाँ ना होती। वो यह सोचकर मायूस हुई थी कि उसके सामने ईशान का चेहरा आ गया और वो झेप गई। मुझे कुछ भी करके उस ईशान के बच्चे की नज़रों से बचना होगा, वरना वो एक बार फिर मेरी आइडेंटिटी को लेकर पीछे पड़ जाएगा। और अब तो उसको सवालों के लिस्ट में मेरे अचानक गायब होने को लेकर भी कई सवाल ऐड हो गए होंगे। भगवान, मुझे ईशान नाम की बला से दूर रखना। उसने जैसे ही यह कहा, कमरे में अरशद की एंट्री हुई। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे मेड खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। मेड ने खाना टेबल पर रखा और चली गई। अनन्या ने खाने की तरफ देखा। दाल चावल, करेले की सब्जी, रोटी और कुछ सलाद। शुद्ध शाकाहारी खाना। रिकवरी के बाद से यही सब खाती आ रही थी, और यह सब उसके गले की चोट की वजह से नहीं था। 2 साल के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो चुकी थी। यह सब तो उसके एलर्जिक बॉडी की वजह से था, जो आज भी ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाने की वजह से रिएक्ट कर देता था। कभी कभी तो वो सोचती थी, क्या कभी वो अपने हिसाब से कुछ खा पी पाएगी या भी नहीं, ये तो उसे नहीं पता था। लेकिन अभी जो उसके सामने था, वो खाने का उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। अरशद को खुद की तरफ देखता देख उसने कहा, मैंने शाम को काफ़ी कुछ खा लिया था, अभी मुझे भूख नहीं है। लेकिन अरशद ने कहाँ उनकी सुनी थी। उसने कहा, भूख नहीं है, फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा। यहाँ आओ और मेरे साथ डिनर करो। पहले अनन्या ने मना करना चाहा, मगर अरशद के सख्त रिएक्शन को देख वो कुछ बोल नहीं पाई। अरशद उसकी सभी बचकानी बातों को इग्नोर कर सकता था, लेकिन खाने और मेडिसिन को लेकर उसे लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। दोनों ने साथ में डिनर किया। अनन्या मेडिसिन
ले ली और अरशद के साथ बेड पर लेट गई। अरशद की आंखें बंद थी, लेकिन अनन्या की आंखों में तो कुछ और ही था। मुझे आज अरशद से बात करनी ही होगी, भले ही इसके लिए मुझे बेशर्मी क्यों न बनना पड़े। मन ही मन यह डिसाइड करते हुए उसने करवट बदली और अपना एक पैर अरशद की थाई पर रख दिया। उसे लगा इसके बाद अरशद अपनी आंखें खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंखें खोलना तो दूर, अरशद ने जरा से भी हलचल नहीं की। इससे अनन्या निराश हो गई। फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो खुद को डांटते हुए बोली, अनन्या, ये तू क्या सोच रही है? तू अरशद को सीड्यूस करने का सोच रही है? ये सही नहीं है। अगर अरशद ने फिर से खुद को कंट्रोल कर लिया या फिर हर बार की तरह कमरे से चला गया तो मुझे उसे रोकना होगा। मैं अरशद की वाइफ हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है या नहीं उस पर। वैसे भी अरशद को लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो मुझे खुद ही उसे एहसास दिलाना होगा कि मैं तैयार हूँ। काफ़ी समय तक इसी उधेड़-बुन में रहने के बाद उसने डिसाइड किया इस बार पहल वो करेगी और इसकी शुरुआत उसे अरशद को सेड्यूस करने से शुरू करनी होगी। इसी आत्मविश्वास के साथ वो अरशद से चिपक गई और अपना पैर अरशद की बॉडी पर मूव करने लगी। कुछ ही पल में अरशद ने आंखें खोल दी। उसका चेहरा कठोर और आंखें खतरनाक हो चुकी थी। हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। साफ पता चल रहा था वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, मगर वो इस बार खुद को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाया। उसका शरीर अकड़ने लगा। उसने अनन्या को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अनन्या ने उसे इस कदर जकड़ लिया था जैसे वो उसका शिकार हो, और आज उसे हलाल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका एक हाथ उसके सिर के नीचे था और दूसरा से उसे अनन्या का एक पैर पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की आज अपने होश खो चुकी थी। उसने हाथ पैर आज अरशद के कंट्रोल में नहीं थे। आखिर जब अरशद से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अनन्या से कहा, अन्या, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी डरावनी आवाज ने एक पल को अनन्या के मनोबल को कमजोर कर दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। अरशद के लिए अब खुद को कंट्रोल कर पाना बर्दाश्त से बाहर हो चला था।